Student, good morning. Today we are going to second part of the first chapter of civics constitution. What do you mean? उसमें बेटा हम लोग जो ऊपर पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चंस हैं, कुछ हम चेक करते हैं। इसमें है क्वेश्चंस क्या हैं, देखेंगे। What do you understand by the constitution? Constitution is a document on which the any country ruled. Clear हुआ? Who is drafted the constitution of India? Drafted किसने किया? Constitution Assembly ने किया। Name the presidents of Constitution Assembly. Dr. Rajendra Prasad. Name the chairperson of drafting committee of Constitution Assembly में Dr. B.R. Ambedkar. When did the Constitution India come into the effect? ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर हो? आगे चलते। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस के लाहौर सेशन का क्या प्रभाव पड़ा बेटा? इन लोगों ने क्या किया था बेटा कि वहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या क्या किया था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसी तिथि की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने या देश के नेताओं ने कहा कि अब हम 26 जनवरी को ही संविधान लागू करेंगे। क्लियर हुआ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आवर प्रिम्बल। हम प्रिम्बल में जो बातें कही गई उसको समझने की कोशिश करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट and give ourselves this constitution. It means that the constitution are prepared and accepted by the people of India. मतलब कि we the people of India hereby adopt, enact and give ourselves in this constitution का मतलब होता है कि जो constitution हुआ है ये तैयार किया गया है और स्वीकार किया गया है किसके, कहाँ के लोगों के द्वारा? by Indians के द्वारा। It draw the authority from the people, और ये authority किसको दी गई है? वहाँ के लोगों को। सेवर्जिन संप्रभु होता है बेटा कि वो अपने निर्णय, कोई भी देश अपना निर्णय खुद ले सकते। इट्स मीन द इंडिया हैज द नेशन इंडिपेंडेंट एंड नॉट टू सब्जेक्ट एंड कंट्रोल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। इट्स इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। क्लियर हुआ? सोशलिस्ट, इट्स मीन द फ्री फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। इट्स मीन द एलिमेंट इक्वलिटी इनइक्वलिटी इन द इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर हुआ? सेकुलर, it means the religions and treat equally. State does not have any religion of its own. People have a freedom to follow the practice preach for their religion. सेकुलर मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करेंगे। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज डेमोक्रेटिक नेशन। गवर्नमेंट इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका शासन रिप्रेजेंटेटिव लोग करते हैं, प्रतिनिधि लोग करते हैं। रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक होता है कि जो देश का मुखिया होगा बेटा वो जेनेटिक नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा। ठीक है? इन इंडिया देयर वर नो हेरिडिटरी रूलर एंड हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ फिक्स्ड टर्म। इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, जिसे क्या कहेंगे? राष्ट्रपति कहेंगे। जस्टिस, इन द आई ऑफ जस्टिस लॉ एवरीवन इक्वल। पीपल हैव आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। मतलब किसके जात, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी, द पीपल हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल सिटीजन हैव इक्वल बिफोर द लॉ। लिबर्टी होती है उनकी, स्वतंत्रता होती है कि अपनी फ्रीडम और अपने भाव को व्यक्त कर सकें, व्यूज़ को, विचारों को, और सभी लोग कानून के समक्ष समान होते हैं। आगे देखेंगे। fraternity, it's mean the brotherhood of all Indians. It give a unity and strength of the nation. fraternity में तो होता है बेटा, इसका मतलब होता है fraternity में मतलब कि ब्रदरहुड, भाईचारा जो देश को एक बनाए। आगे देखेंगे। फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ के फीचर्स क्या हैं? फेडरलिज्म इट्स मीन्स the extent of more than one level of the government in the countries.
मतलब फेडरलिज्म का होता है, मतलब होता है एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। मतलब जैसे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, क्या बेटा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल अपने यहाँ गांव में। तो हमारे यहाँ कितने स्तर की सरकार है? एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है ना, तो ये क्या होगी? फेडरलिज्म। हाँ, one at center and the other in at the state. In India we have a central government which make a law subject on the concerning entire the nation, like relation with foreign countries, telecommunication, defense matter, budget, etc. At the state level we have state government which deals the problem of and needs of the people of the state. For example, agriculture, law and order come under the state jurisdictions। मतलब कि जो पूरे देश को प्रभावित करने वाले मैटर होते हैं, जैसे विदेशी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हो, टेलीकम्युनिकेशन कैसा हो, डिफेंस वाले मैटर कैसे हो, बजट का मैटर क्या होता है, इस पे कौन नियम बनाती कानून? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे आपकी खेती से एग्रीकल्चर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का काम हुआ। ठीक है बेटा, तो इट्स मीन द थ्री सेपरेशंस ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा ये देयर इज सेपरेशन है किसके बीच में बेटा? कार्य कौन कार्य स्टेट करेगा, कौन ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट हो गया। तो सेंट्रल स्टेट में कौन सा काम करेगा, स्टेट कौन सा काम करेगा, सेंट्रल करेगा। इसके लिए 3 लिस्ट दी गई बेटा, 3 लिस्ट दी गई हैं और 3 लिस्टें होंगी यूनियन लिस्ट। क्या होगा बेटा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बना सकता है और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद होगा तो यूनियन वाला ही चलेगा। क्लियर हो? द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ, 3 लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट विच यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक ए लॉ, स्टेट लिस्ट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट मेक ए लॉ, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट which on which union and state government shares the power of making a law. In Indian Federation, state derive their authorities from the Constitution. The Indian Constitution also specify the case of conflict and emergency affairs of state can be controlled by the central, keeping the mind of national interest. Parliamentary form of government. It means the peoples elected their representative to the parliament which consists of 2 houses. इसका मतलब यहाँ के लोग, मतलब कि लोग क्या करते हैं? संसद का चुनाव करते हैं बेटा, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं बेटा? हाउस होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु एक्ट ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट द प्राइम मिनिस्टर। मतलब बेटा यही से एक चीज़ और हो गया, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया क्या है? प्रेसिडेंट। एक्चुअल और रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है बेटा? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ प्राइम है, यहाँ मिनिस्टर। क्लियर हो? एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू answerable टू द लेजिस्लेचर। मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो संसद के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सेपरेशन ऑफ द पावर मैंने बताया था उस दिन, कब? सेपरेशन ऑफ द पावर के बारे में, कि ये जो है सेपरेशन ऑफ द पावर 3 भागों में बटी हुई है। हाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
एंड जुडिशरी, ये 3 चीज़ों में बटी हुई। देखेंगे इसको थोड़ा सा। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल फ्रॉम द लेजिस्लेचर, दिस इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इज रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग अ लॉ। मेकिंग अ लेजिस्लेचर क्या कहते हैं बेटा? मेकिंग अ लॉ। क्लियर हुआ? एग्जीक्यूटिव सेकंड पार्ट हो गया बेटा। इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं? कानून को लागू करते हैं। जुडिशरी टू इंश्योर द लॉ आर रूल ऑफ द कंट्री फॉलो द प्रॉपरली राइट ऑफ द पीपल प्रोटेक्टेड। क्लियर हो बेटा? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज आप जानते ही हैं। आल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर अबव 18 ईयर हैव टू राइट टू वोट ऑफ रिप्रेजेंट टू irrespective for their caste, creed, religions, gender and educational level। मतलब कि सभी लोग चाहे जिस भी जात के हों, चाहे जिस भी धर्म के हों, वो अगर 18 साल के हो गए हैं तो उनको क्या है बेटा? राइट टू वोट। क्लियर हुआ? वाई डू वी कॉल इंडिया एज ए सोवरेन कंट्री? बिकॉज बेटा क्यों हम इंडिया को सोवरेन कंट्री कहते हैं? हम लेटेस्ट चेक में आते हैं तो इसमें आता है बेटा कि हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वाई इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक? रिपब्लिक क्यों कहलाती है इस पर? क्योंकि हेरिडेटरी नहीं होता है यहाँ का चीफ, वो होता है इलेक्टेड होता है, जिसके कारण हम इंडिया को क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। क्लियर हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मतलब आप जानते हैं बेटा, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें जहाँ पाई जाती हूँ फेडरलिज्म होता है। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे। नेम द थ्री लिस्ट जानते हैं आप बेटा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट। क्लियर हुआ? द नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बेटा क्या होते हैं आप जानते हैं। आगे इसके बाद हु इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आप नहीं अभी पढ़ा इसको, प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर हुआ? फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। फंडामेंटल राइट्स में चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट विच आर प्रोवाइड द ऑल इंडियन सिटीजन ऑफ irrespective of their caste, creed, sex, religion, etc. It has the guaranteed 6 फंडामेंटल राइट। हमारे पास कितने हैं बेटा? कितने राइट हैं फंडामेंटल? 6। द राइट ऑफ द सिटीजन, बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट rights. There are certain regulations, restrictions on the fundamental rights. These are incorporated, keeping the mind to balance the right of citizen on one hand and the interest of the society and security of the country on the other। मतलब एक खत में ये है कि लोगों को के का सर्वांगीण विकास हो, दूसरे में ये है कि देश और समाज का भी भला हो। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज हियर। कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी। पहला क्या है बेटा हमारा? राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ, किसी को जात धर्म के आधार पे हम लोग उन्हें कहते हैं। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस द पब्लिक प्लेसेस, सभी लोग पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, जात धर्म के आधार पे नहीं रोका जा सकता। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों को रोजगार पाने का अधिकार है। आगे देखेंगे उसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत पहला है बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम भाषण दे सकते हैं। फ्रीडम असेंबल ऑफ पीसफुली एंड विदाउट आर्म, हम सभा कर सकते हैं बिना आर्म के। फ्रीडम एसोसिएशन एंड यूनियन, हम यूनियन एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। फ्रीडम टू रेसिडाइज ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम किसी भी देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ, हम कोई भी पेशा या व्यवसाय अपना सकते हैं। राइट अगेंस्ट क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लेनेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम आते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में
प्रोविजन ऑल ऑफ द फोर्स लेबर, बेगारी प्रथा को बंद किया गया, और प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर को 14 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोका गया। प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैकिंग, मतलब कि मानव व्यापार होता था उस पर रोक लगाई गई। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी मतलब कि पीपल हैव अ राइट टू फॉलो देयर प्रैक्टिस प्रीच एंड रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, मतलब कि राज्य नहीं कह सकता कि आप ये धर्म मानिए, आप अपने धर्म को मानने के लिए फ्री हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्ट माइनॉरिटीज हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, मतलब सभी को अपने धर्म का विकास करने का अधिकार है। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो थे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान के पिता भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हटा लिया जाए तो संविधान हमारा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसे उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये क्या है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा है। क्लियर हुआ बेटा? मतलब कि इसमें होता है क्या कि किसी भी सिटीजन को लगे कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा तो वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करनी चाहिए बेटा, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और राष्ट्रीय प्रतीकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे देखेंगे। टू ट्रस्ट एंड फॉलो द नोबल आइडियल एंड इम्प्लाइज द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब कि उसके बाद है टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रिमाइंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल ऑफ, मतलब कि अगर आपको देश सेवा के लिए बुलाया जाए तो आप तुरंत जाएंगे। प्रोटेक्ट हार्मोनी, सद्भाव को बनाए रखें। टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपने संस्कृति की रचना करनी चाहिए। तो प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरीज एंड रिफॉर्म। टू सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें सब पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। टू स्ट्राइव द टूवर्ड्स टू एक्सलेंस ऑफ सेफर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, हमें अपनी सारी चीज़ों को टूवर्ड्स टू एक्सलेंस द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी को बनाए रखना चाहिए। डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत बेटा, मतलब कि राज्य को के नीति निर्देशक तत्व हैं बेटा, इसे आर्टिकल 31 में इसे कहा गया है। ये राज्यों की इच्छा के ऊपर छोड़ देगा। अगर आपके राज्य के पास रिसोर्सेज हैं तो वो उनका प्रयोग कर सकता है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल constitute the important part of constitution seek to achieve the ideal of democratic welfare state of as the maintain of principles with the help of these principles. Article 38 of the constitution lays down that the state shall strive to promote the welfare of the peoples. According to the directive principles, states shall that the policy of such a manner of provide opportunity of all men and women adequate means of livelihood and economic system should not result in concretions of wealth of few hands. It is the government duties follow these principles while making a policy, so these principles serve as a guide of Indian state. मतलब कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों के लिए क्या बेटा एक गाइड का काम करते हैं। आगे देखेंगे। आगे इसकी क्वेश्चन आंसर जो है बेटा या इसमें जो भी समस्या होगी हम अगली क्लास में टेक ओवर करेंगे। थैंक यू बेटा।